वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना है कि आप सबको जैसे कि मालूम ही होगा कि हमारे बॉडी में हार्ट होता है और लंग्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं। तो सबको मालूम है कि हार्ट क्या करता है, सर्कुलेशन का काम करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। और लंग्स क्या करता है, ब्रीदिंग का काम करता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन है और एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होता है, ब्लड इन्वॉल्व रहता है। क्या होता है, ब्लड होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये बात सबको मालूम है स्टूडेंट्स। सो हम ऑक्सीजन इनटेक तो करते हैं, वो क्यों करते हैं वो आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इतना सारा हमारे बॉडी में कहाँ से आता है वो हम देखने वाले हैं। तो लंग्स में कुछ पार्ट्स रहते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये जो रेड कलर का पार्ट है हार्ट का, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स आते हैं और वो ब्लड सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और फिर वो ऑक्सीजन को लेके हमारे नॉर्मल सेल्स के पास जाते हैं और वो नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और उनके पास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रहता है वो उन ब्लड सेल्स को दे देते हैं। और फिर से वो ब्लड सेल्स वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहाँ जाते हैं, वो हार्ट के पास, फिर से वो कहाँ जाएंगे, हार्ट के पास जाएंगे। और वो हार्ट से कहाँ जाएंगे, अब वो लंग्स में जाएंगे स्टूडेंट्स। लंग्स में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वहाँ से वो क्या करेंगे, गैसेस को एक्सचेंज कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाले गैसेस को। फिर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो फिर से बॉडी में जाएगा। इस काम में फिल्टर करने का काम किडनी करता है। ब्लड को कौन करता है, फिल्टर करने का काम किडनी करता है। हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर के ब्लड होते हैं और 24 to 36 साइकिल पर टाइम पर डे होते रहता है हमारे बॉडी में इसका। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स के पास आता कैसे है, हमारा जो रेस्पिरेटरी और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मिलके कैसे वर्क करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम इस लेसन में वही पढ़ने वाले हैं कि इतना इम्पोर्टेंस क्यों है हमारा रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। तो आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे किस तरह से हमारा रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एक दूसरे से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। आपका नया लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन आपका जो नया लेसन है। तो स्टार्ट करने से पहले समझना है हमें कि रेस्पिरेशन होता क्या है। आपको अब तक रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ब्रीदिंग मालूम है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मालूम है, तो ये पूरा डेफिनेशन नहीं है स्टूडेंट्स। तो पहले देख लेते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो आपको जितना भी आपके बॉडी में जितना भी प्रोसेस होता है, आप जितना भी एक्टिविटी करते हो, उसके लिए एक एनर्जी लगता है स्टूडेंट्स। उस सभी ऑर्गेनिज्म को लगता है एनर्जी। दिस एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड is however not usable by organism unless it is converted into usable form। तो ये सबके बॉडी में होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। तो फूड का जो मॉलिक्यूल रहता है वो सबके बॉडी में रहता है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता है जो कि सबके बॉडी में रहता है। पर वो जब तब तक यूजेबल नहीं है जब तक उसको यूजेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट ना करें। दिस कन्वर्जन इज अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन आपको समझना है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या कब होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में चेंज करने के लिए रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे बॉडी में होता है स्टूडेंट्स। फिर से समझना एक बार, रेस्पिरेशन क्यों होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में चेंज करना, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने के लिए, ताकि हम रोज की एक्टिविटीज़ कर पाएँ, रोज के लाइफ प्रोसेसेस कर पाएँ। तो वो किस प्रोसेस से होता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन प्रोसेस से होता है स्टूडेंट्स। किससे होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से होता है। तो ये रीज़न है कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन क्यों होता है, क्योंकि हमें एनर्जी बनाना है। हम जो भी फूड खाते हैं उससे हमें क्या करना है, उससे हमें एनर्जी निकालना है, उस फूड से हमें एनर्जी निकालना है, यूजेबल फॉर्म में उस फूड को लाना है ताकि हम रोज़ की एक्टिविटीज़ कर पाए। इसलिए सभी ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए फूड लगता है। तो फूड से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सभी को रेस्पिरेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। सभी ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन हम समझ लेंगे क्या होता है। तो रेस्पिरेशन देखते हैं क्या होता है। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन से रेस्पिरेशन समझेंगे हम।
It is a biochemical process of oxidation of organic compound in an orderly manner for the liberation of chemical energy in a form of ATP. तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, समझना है बायोकेमिकल वो क्या है, पहले तो केमिकल प्रोसेस है, क्या है स्टूडेंट हमारे बॉडी में वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है, क्या होगा केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल मतलब वो बॉडी में हो रहा है इसलिए क्या है बायोकेमिकल प्रोसेस। तो समझना है बायोकेमिकल क्यों, क्योंकि वो हमारे बॉडी में हो रहा है और एक टाइप का केमिकल प्रोसेस है, हम आगे उसका रिएक्शन भी देखेंगे। तो इट इज़ अ बायोकेमिकल, क्या है वो केमिकल, ऑक्सीडेशन, क्या करेगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, किसका, जो भी वो फूड मटेरियल हमने खाया है, जो भी वो फूड मॉलिक्यूल्स है उसका ऑक्सीडेशन करेगा और क्या करेगा केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। वो केमिकल एनर्जी क्या है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मॉलिक्यूल्स एक एनर्जी मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, वो उन फूड मॉलिक्यूल्स को एटीपी मॉलिक्यूल्स में चेंज करेगा स्टूडेंट्स, क्या करके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके। तो रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट्स, बायोकेमिकल प्रोसेस, याद रखना है बायोकेमिकल प्रोसेस है और क्या करता है वो ऑक्सीडेशन करता है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, फूड मटेरियल, जो भी हमने फूड मटेरियल खाया वो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उसे किस में चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, कौन से मॉलिक्यूल्स में, एटीपी मॉलिक्यूल्स में, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी मॉलिक्यूल होता है जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिसके वजह से हम रोज़ की एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, जिसके वजह से हमें एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। तो ये डेफिनेशन है, आपको नोट करना है स्टूडेंट्स। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन ऑर्डरली मैनर फॉर द लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। याद रखना है स्टूडेंट्स, बायोकेमिकल किस लिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी में वो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे बायोकेमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस हो तो इसका एक केमिकल इक्वेशन भी होगा ही होगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, तो ये जो दिख रहा है आपको C6H12O, को क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, क्या है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो भी हम खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, इधर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स, कितने 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ से आपको समझ गया होगा कि ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल्स में होता है, हमारे कहाँ होता है, सेल्स में होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो इस वजह से हमारे पास इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, क्योंकि हमारा हर एक सेल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो आपको समझ गया होगा ये इक्वेशन क्या है। यहाँ पे देखो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज हो रहा है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस वजह से इतना सारा हमारे बॉडी में आता है और इसलिए हमें ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें हमारे जो फूड मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्हें ब्रेक करना है। तो अब देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स, अगर हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं तो किसी दो चीज़ में एक्सचेंज करेंगे, तो वो क्या है, उस ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में, या तो इन्वायरमेंट से उस ऑर्गेनिज्म में। जो भी गैसेस एक्सचेंज होगा या तो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाएगा या तो ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में आएगा। तो जो भी वो साइट है जहाँ पे भी वो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो रेस्पिरेटरी सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सरफेस। जहाँ से भी वो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो सरफेस को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सरफेस, भले वो इमेजिनरी हो या दिख रहा हो हमें, तो रेस्पिरेटरी सरफेस बोलेंगे। For efficient gases exchange, the respiratory surface should have following features. तो अच्छे से गैसेस एक्सचेंज हो पाए, इसके लिए कुछ फीचर्स होना ज़रूरी है रेस्पिरेटरी सरफेस का, कुछ खास फीचर्स होना ज़रूरी है। इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस। तो जहाँ भी गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं वहाँ पे एक बड़ा सरफेस चाहिए स्टूडेंट्स, क्या चाहिए, एक बड़ा सरफेस चाहिए। इट शुड बी थिन, हाईली वस्कुलर एंड परमिएबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो समझो वहाँ पे एक मेम्ब्रेन टाइप है जहाँ पे वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो वो थिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा, वो गैसेस इजीली एक्सचेंज हो पाएंगे। क्या होंगे, इजीली एक्सचेंज। परमिएबल मतलब वो परमिट करे उन गैसेस को एक्सचेंज होने के लिए, क्या करे, परमिट करने चाहिए वो उन गैसेस के एक्सचेंज होने के लिए।
तो ये आपको याद रखना है। इट शुड बी मॉइस्ट, वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये तो 3 फीचर्स है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के होने चाहिए अच्छे से गैसेस एक्सचेंज होने के लिए। क्या होने के लिए, अच्छे से एकदम एफिशिएंट तरीके से गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ये 3 फीचर्स होने चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस के। सो अब देखते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज हो, प्लांट्स के क्या क्या ऑर्गन्स है देखते थे। द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फैसिलिटेड गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है, प्लांट्स के पास कोई ऐसा खास कोई ऑर्गन नहीं है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, तो वो कैसे एक्सचेंज करते हैं, डिफ्यूजन से। मैं आपको डिफ्यूजन का मतलब बता देता हूँ। डिफ्यूजन आपने पहले ही पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, तो भी मैं बता देता हूँ। हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब कोई भी चीज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी, कोई भी गैस लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा हायर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। अब इन्वायरमेंट में क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस है, और प्लांट्स में क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो हायर से लोअर जाएंगे, मतलब बाहर इन्वायरमेंट से गैस कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। तो इस प्रोसेस से प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। अ टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट हैज़ मैनी एयर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द स्टेम, लीव एंड रूट्स। और जो भी हमारे प्लांट्स है आसपास, जितने भी आपको प्लांट्स दिखते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, उनके सेल्स के बीच में गैप होता है, उनके सेल्स के बीच में स्पेस रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एयर स्पेस, जहाँ पे वो जो गैसेस रहते हैं, जो बाहर से वो गैसेस रहते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें फील होते हैं, ऑक्सीजन उसमें फील होता है स्टूडेंट्स। दिस एयर स्पेसेस आर कंटिन्यूस, और ये एयर स्पेसेस क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, एक के बाद एक कंटिन्यू रहते रहेंगे। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द एयर स्पेस थ्रू स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर, वाटर वेपर डिफ्यूज आउट। तो इसमें से ही क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, इन एयर स्पेसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन भरेगा। और ये किसके, स्टोमेटा होता है स्टूडेंट्स, लीफ के नीचे, हर प्लांट के लीफ के नीचे कहाँ क्या होगा, ओपनिंग होता है, स्टोमेटल ओपनिंग होता है, जहाँ से वो ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बाहर आते हैं स्टूडेंट्स। इन एरेटेड सॉइल द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द फिल्म ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर अराउंड द रूट टिश्यू एंड एंटर इट बाय डिफ्यूजन। और वो रूट्स से भी ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि सॉइल्स में डिजॉल्व होते हैं, जो कि वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं ऑक्सीजन, तो वो क्या करते हैं, रूट टिश्यू उसे क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू उसे अंदर ले लेते हैं। डिफ्यूजन मैंने आपको पहले बोला, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉइल में क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस होगा, और रूट में क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन गैस होगा, मतलब हायर से लोअर में जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। तो ये आपको समझना है, यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, ना कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, तो प्लांट क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। ये नाइट टाइम में होता है ज़्यादातर के प्लांट्स में। वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स हैव एन एक्सटर्नल impervious bark. Here gaseous exchange occur through small pores in a stem surface called lenticels. तो जो भी वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, मतलब जिसमें वुड रहता है, जिसमें कैम्बियम रहता है, तो उसमें क्या रहता है, बाहर क्या रहते हैं, बार्क रहते हैं। क्या रहता है, बार्क रहते हैं वहाँ पे, मतलब आपने देखा होगा पापड़ी टाइप जमा रहता है पेड़ में, तो वो उनके वजह से वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनके वजह से वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं, तो उनके वजह से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। उन पोर्स को क्या बोलते हैं, वो पोर्स जो भी रहते हैं स्टेम सरफेस पे रहते हैं, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा लेंटिसेल्स क्या होता है स्टूडेंट्स। तो वो छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जो भी वुडी प्लांट्स रहते हैं उनमें क्या रहता है, बार्क रहेगा, एक्सटर्नल, उनके एक्सटर्नल स्टेम में क्या रहेगा, बार्क रहेगा, जिसमें छोटे छोटे पोर्स रहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, लेंटिसेल्स बोलेंगे। तो ये देखो, ये स्टोमेटा रहता है जो कि लीफ के पीछे रहता है, ये ओपन स्टोमेटा है, क्लोज स्टोमेटा। अब ये लेंटिसेल्स स्टूडेंट्स, देखो ये लेंटिसेल आपने बहुत से पेड़ में देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। और भी टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं लेंटिसेल्स के, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो अब देख लेते हैं गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे ऑर्गन से, एनिमल्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। एज कंपेयर टू प्लांट्स, एनिमल्स शो वाइडली वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस और ऑर्गन। द रेस्पिरेटरी सर्फेस डिफर इन वेरियस एनिमल्स। तो एनिमल्स बहुत सारे वैरायटी के हैं, तो उनमें बहुत सारे वैरायटी के क्या होंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस भी होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होंगे, अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे अलग अलग टाइप के एनिमल्स में, हो सकता है ना स्टूडेंट्स। और ये रेस्पिरेटरी सरफेस क्या करेंगे, अलग अलग एनिमल में अलग अलग रहेंगे।
In animals, depending upon the complexity of organization and surrounding medium, certain parts of body have become specialized into different type of respiratory organ. In higher animal, this respiratory organ are also associated with transport system. तो एनिमल्स के, उन एनिमल ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, उनका बॉडी कैसा है, उनके हिसाब से अलग अलग टाइप के पार्ट्स बन चुके हैं स्टूडेंट्स। उनमें क्या हो गए, अलग अलग टाइप के पार्ट्स बन चुके हैं जो अलग अलग टाइप के फंक्शन करते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन कर सकते हैं। उनमें अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऑर्गन्स भी बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हायर एनिमल है, मतलब जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे कि ह्यूमन बीइंग, तो उनमें क्या रहता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के साथ साथ क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। ये हर एनिमल में नहीं होता है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल है वो उनमें ही होता है। तो उन एनिमल्स में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी साथ में काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये चीज़ें आपको नोट करते रहनी है। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बनते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी सेल्स बनते हैं स्पेशल काम के लिए, जो कि सिर्फ रेस्पिरेशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा और स्पॉन्जेस रहते हैं स्टूडेंट्स। स्पॉन्जेस जो पोरीफेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन होता है। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मालूम होगा स्टूडेंट्स, आप 12th स्टैंडर्ड में हैं। इंसेक्ट्स में जो होता है वो ट्रैकिया से होता है या स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, उनमें ना छोटे छोटे पोर्स होंगे स्टूडेंट्स। जो भी इंसेक्ट्स हो गए ना, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। आर्थ्रोपोडास में क्या होता है, बुक गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स। फिश में क्या होता है, इंटरनल गिल्स होते हैं, अंदर गिल्स होते हैं उनके भी, जहाँ से वो रेस्पिरेशन करते हैं। और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, लंग्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पे, लंग्स हो जाते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। आपके बुक में और भी एग्जाम्पल दिया है, तो वो भी आपको पढ़ना है। अगर नहीं समझता है तो पूछना है स्टूडेंट्स। ये सब कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि प्रोटिस्पॉन्ज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया होगा या तो स्पाइरेकल्स होगा, आर्थ्रोपोडास में बुक गिल्स होंगे, फिश में इंटरनल गिल्स होंगे, और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में लंग्स होगा। बुक गिल्स मतलब एक्सटर्नल गिल्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स, फिश में कैसा, इंटरनल गिल्स होने वाले हैं। अगर आप नॉनवेज होगे तो आपने फिश में देखा होगा रेड अंदर रहता है, फिश के हेड के इधर रेड अंदर रहता है, तो वो क्या होता है, इंटरनल गिल्स होते हैं, वहाँ से वो रेस्पिरेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स आपके बुक में दिया है, उसे आपको पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझता है तो आपको डाउट पूछना है। तो ये था कि गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, और इसके पहले हमने देखा गैसेस एक्सचेंज इन अ प्लांट। यहाँ तक हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे, आपको याद रखना है रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स हमारे फूड मटेरियल से। तो अब तक हमने रेस्पिरेशन समझ लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम ह्यूमन है तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ।